Namaskar and welcome to this exciting new episode of Sathology, debunking mythology. Sathology means science or truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Sathology builds your identity, whereas mythology actually destroys your identity. Everything is in a word. So the academics purposely throw words or create words to create some kind of a, a preeminence or superintendence over the rest of the people. The colonization periods, words are still going on. Colonial words are still going on. So let's welcome Dr. Shailendra Kumar, and we're going to discuss about Mao. शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आपके दर्शकों को, आपको, आपके अमेरिका के सारे मित्रों को, जो छात्र इसमें भाग लेते हैं, उन सब लोग। तो हम लोग जब माओ के बारे में बात करते हैं, अमेरिका में हर कॉलेज में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है ना। कभी कभी मुझे लगता है कंफ्यूज इंस्टीट्यूट है, लेकिन हम्म। कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट हर कॉलेज में है। और यूरोप के हर कॉलेज में कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, बड़े कॉलेज या छोटे कॉलेज। हम्म। तो यहाँ पे और भारत में भी हमारे यहाँ माओवादी हैं, माओवादी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इस विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आप, आई थिंक आपका प्रेजेंटेशन भी आज एक स्क्रीन भी आप शेयर कर रहे हैं। नहीं, प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं था, मैं उनका उसका मैप दिखाना चाह रहा था, जिससे कि लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं आप वो दिखा दिखाऊंगा। अभी दिखा सकते हैं आप, इफ यू वांट टू हाँ, स्पीक। नहीं, मैं दिखाऊंगा दिखाऊंगा। हाँ। सबसे पहले तो मैं भगवान कृष्ण को एक बार याद कर लूं, जो हमारे जगत गुरु है। तो वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत गुरु। के साथ ही हम शुरुआत करेंगे। देखिए, ऐसा है कि आदित्य जी, मैं मानता हूं कि आप स्वयं इतने बड़े ज्ञानी हैं और महाभारत वगैरह से भी आपने चीन को देखा है। लेकिन मैं मानता हूं कि विश्व में, पूरे विश्व को, और यहाँ तक कि चीन के लोगों को भी मैं शामिल करता हूं इसमें, चीन के विषय में नहीं पता है। जो पता है वो बहुत कम पता है। और उसका एकमात्र कारण है कि कोई भी सूचना, कोई भी समाचार, कोई भी जानकारी आपको कैसे मिलेगी। वो इतने प्रकार के फिल्टर हैं, इतने प्रकार के जाल हैं, जिनसे छन के कोई चीज हमें बाहर मिलती है। तो इसलिए जो जानकारी का आप कह सकते हैं चीन को लेकर अकाल है। और आप चूंकि विद्वान हैं और विद्वजन हमें सुन भी रहे होंगे, उनको मैं आपको बताऊं, जानकारी दूं, इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा चीन के बारे में। केवल 20वीं शताब्दी में, आप सोचिए, एक ही शताब्दी में आदित्य जी, चीन के इतिहास को 4 बार लिखवाया। अब आप ये सोच के देखिए कि कोई 4 बार इतिहास कोई लिखवाता है, और वहां पर ऐसा नहीं है कि आदित्य जी कुछ लिख रहे हैं, मैं कुछ लिख रहा हूं, कोई और कुछ लिख रहा है। ये सरकारी इतिहास है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ही अपने इतिहास से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। तो एक बार लिखवाया, उसको ठीक नहीं लगा, दोबारा लिखवाया, वो ठीक नहीं लगा, तीसरी बार लिखवाया। तो अभी जो इतिहास हम जानते हैं, वो चीन के जो साम्यवादी शासक हैं, कम्युनिस्ट शासक हैं, उनका चौथी बार का लिखवाया हुआ इतिहास है आदित्य जी। तो अब आप ये अनुमान लगाइए कि वहां के लोग हों या अन्यत्र हों, उनको चीन के विषय में सही जानकारी कैसे मिले। फिर भी बहुत विद्वान है दुनिया में, जिन्होंने क्या किया है कि जैसे चीन से जो लोग भागे हैं, जो भी विद्वान भागे हैं, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं। और चीन के जो और लोग भागे हैं, उनसे उन्होंने बहुत सारा इंटरव्यू किया है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो चीन की ही बातों को पढ़ के, जो आपकी अंतः प्रज्ञा होती है, उसके हिसाब से वो, जिसको कहते हैं नीर छीर विवेचन करना, नीर छीर उनको की तरह समीक्षा करना, उन्होंने किया है। और उससे हमें कुछ मदद मिलती है। हमारे साथ बहुत बड़ी बात क्या है, जो आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारे यहाँ माओवादी हैं। और इतिहास में याद देखिए कि आपके महाभारत में चीन का उल्लेख है। और यहां मैं एक जानकारी दूं कि चीन शब्द ही भारत का दिया हुआ है। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चीन को चीन भारत नहीं कहा है, और उस नाम से सारे विश्व में वो चीन जाना गया। अन्यथा उसको, उसका कुछ और नाम है, अभी भी कोई और नाम है, वो मैं उस पर आऊंगा। तो चीन वॉज इसलिए द
Chin was the name given by Hastinapur to refer to that area which they controlled over there. हाँ हाँ, तो वो जो है एक जनपद के समान था, वो बिल्कुल जनपद के सही कहा। समान। हाँ, तो इसलिए भारत जो है किसी न किसी तरीके से चीन को जानता था, भारत उससे परिचित था, हमारे शास्त्रों में विवरण है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमने अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, या आदित्य जैसे लोगों ने नहीं पढ़ा, बहुत थोड़े लोगों ने पढ़ा, तो वो जानकारी भी हमें ठीक से मिल नहीं पाई। तो आज संकट है कि चीन को हम जाने कैसे, और जानना इसलिए जरूरी है कि दुनिया में इतनी बड़ी आबादी चीन में है, इतने अधिक लोग रहते हैं, और चीन से जो होने वाली हानि है, क्षति है, अनेक प्रकार की क्षति, उससे भी हम कैसे बचें। तो इसलिए देखिए चीन का समझना। देखिए, चीन ने तो 4 बार अपना इतिहास लिखवा दिया, हम एक बार भी नहीं लिख पाए। हाँ, बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं 4 बार इतिहास लिखवाया केवल 50-60 सालों में, उसके क्या पहले भी इतिहास लिखा गया बार बार। हम लोग 70 साल में एक बार भी नहीं लिख पाए? हाँ, नहीं लिख पाए, बिल्कुल सही बात। तो उनका काम जो है, इसीलिए आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आएगा। अच्छा, आगे मैं और इसमें बात जोड़ता हूं कि चीन का इतिहास या चीन की जानकारी आपके लिए क्यों मुश्किल। यदि आप उसकी भाषा जो है, आदित्य जी, ये क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? मैंने कुछ दिखाया, दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, शेयर करिए वापस। अच्छा, मैं शेयर करता हूँ, मैं शेयर करता हाँ, शेयर करिए उसको। हूँ। हाँ, हाँ, अब दिख रहा है। ये देखिए इसको, आदित्य जी ध्यान से देखिए। ये जो है चीन का आज का आप कहिए कि मानचित्र है, ये मैप है। इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये जो क्षेत्र है इतना छोटा सा, इतना छोटा सा जो क्षेत्र है, इसको कुछ विद्वानों ने कहा है क्रेडल। एक क्रेडल है, यानी कि मेन चीन है। और इसको जो यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है, इसको कहा है कोर चाइना। तो आप क्रेडल कहें या कोर कहें, चीन जो है इतना ही बड़ा होता था। इसका इधर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा तिब्बत है, जो 1958-59 में आया है। ये इधर का जो पूरा हिस्सा है, ये सिंकियांग बोलते हैं इसको, ये भी हाल फिलहाल में उससे जुड़ा है। यहां पर बहुत ही रोचक चीज है कि इस राज्य का नाम ही इनर मंगोलिया है। इसका मतलब ही होता है ये पूरा क्षेत्र मंगोलिया से जीता हुआ, ये भी हाल की बात है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये मंचूरिया है। जिस मंचूरिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, कि जिस मांचू डायनेस्टी के समाप्त होने पर ये जो है नए रिपब्लिक बना था 1912 में, तो उस समय रिपब्लिकन्स का स्लोगन होता था कि हमको मांचू को इसलिए हटाना चाहिए कि यह एक विदेशी शासन है। तो आप ये समझिए कि ये विदेशी माने गए, और इधर का जो ये पूरा क्षेत्र है, ये बाहर था। तो ये आप एक हिसाब से समझिए कि ये कम्युनिस्ट चाइना है, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये चीन नहीं है। चीन इतना ही होता था जो जो मैं यहां दिखा रहा हूं, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व, और बहुत सारे शहर हैं, और यहीं पे लोग रहते थे। अब इसके इतिहास के समझने में जो परेशानी आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जैसे सबसे ऊपर यहां जहां मेरा कर्सर है, इसका नाम है हे बेई। और हे शब्द जो है, हे का मतलब होता है नदी। तो नदी का मतलब ये हो गया, और बेई का मतलब होता है उत्तर। तो इसका मतलब हो गया उत्तरी नदी। तो उत्तर, पूर्व और दक्षिण और पश्चिम के लिए जो शब्द आते हैं, वो है बेई, दोंग, नान और सी। नान आपने बहुत प्रचलित देखा होगा, नानकिन नानकिन सब जगह आता है। तो जो किन आता है उसका मतलब होता है राजधानी। तो नान का मतलब हो गया दक्षिणी राजधानी। जहां भी आप नान देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये है। और हु का मतलब होता है झील। तो हु नान का मतलब हो गया जो जो झील दक्षिण में है। तो इससे आदित्य जी जितने भी विद्वान होंगे, उनको सहज समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सारे स्थान के नाम का मतलब क्या हो। एक का मतलब हो गया पूरब का पहाड़ एक राज्य का, एक का मतलब हो गया पश्चिम का पहाड़, एक का मतलब हो गया पूरब की नदी, एक का मतलब हो गया दक्षिण की नदी, दक्षिण की झील, उत्तर की झील। तात्पर्य यह है कि किसी भी स्थान का जो नाम है, वह नाम नहीं, असल में वो दिशा सूचक है।
वो दिशा बताने के लिए है। यहां तक कि नदी का भी कोई अपना नाम नहीं है, इसीलिए आप देखते हैं कि आप येलो रिवर कहते हैं, जो नाम है वो कुछ और है, वो भी दिशा सूचक है। तो ये जो अजीबोगरीब स्थिति है आदित्य जी, इससे हमें बड़ी परेशानी होती है चीन को समझने में। दूसरा, जैसे इन्होंने इतिहास को 4 बार बदल दिया, वैसे ये भाषा भी बदलते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, माओ से तुंग, जिसको हम कहते हैं माओ से तुंग, तो तुंग आया, अंग्रेजी में उसको TUNG लिखते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुंग शब्द का मतलब होता है पूर्व। तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में जयशंकर प्रसाद की एक बड़ी अच्छी कविता है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से यानी कि हिमालय पहाड़ की जो ऊंचाई पर जो चोटी है, तो तुंग का मतलब ऊंचा हो गया। तो मैंने सोचा चीन में तुंग का मतलब पूरब है, हमारे यहाँ ऊंचा है, कुछ हो सकता है कहीं कोई समानता हो। लेकिन हाल फिलहाल में क्या किया, उस तुंग को चीनी भाषा में अब जो है दोंग बना दिया है। तो अब माओ से तुंग नहीं है, अब माओ से दोंग है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भाषा में आप कैसे उसके शब्द को भी कैसे बदल देंगे। जो मैं नानकिंग कह रहा हूं कि इस समय किंग का मतलब राजधानी होती थी, जैसे पेकिंग, पेकिंग का मतलब यही था कि राजधानी थी, लेकिन उसको कर दिया बीजिंग, अब जिंग हो गया, जिंग का मतलब राजधानी है। तो ये समझ से परे होता है कि कब किसका नाम बदल जाए। तो इसलिए चीन के इतिहास में जो एक बड़े विद्वान हैं जॉन की, उनका कहना है कि यही कारण है कि चीन का कोई राजा, किसी राजा का आप नाम नहीं ले पाएंगे, आपको नाम का पता नहीं होगा। जैसे अगर मैं भारत के विषय में कहूं तो आप 25-50 नाम ले लेंगे, आप इंग्लैंड के बारे में नाम ले लेंगे, आप फ्रांस के बारे में नाम ले लेंगे, जर्मनी के बारे में भी ना बहुत नाम बता पाएंगे, लेकिन चीन के किसी राजा महाराजा के का नाम आप नहीं बता पाएंगे। इसका मूल कारण यही है कि एक तो नाम समझ में नहीं आता, दूसरा जो वो नाम आप समझते हैं कि अब समझ गए, तो वो नाम बदल जाता है। तो ये चीन की जो है बहुत बड़ी परेशानी है समझने के लिए। इसलिए मैंने अपनी भूमिका में यह बात कह दी है, और आगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा लोगों को समझ में आएगी बात। तो आज का जो विषय है वो मूलतः हम माओ पे बात करेंगे, माओ से तुंग, जिसको व्यक्तिगत रूप से मेरा जो अध्ययन बताता है कि इस धरती पर, इस संसार में संभवतः किसी भी एक व्यक्ति ने इतना बड़ा नरसंहार अभी तक नहीं किया, इतने अधिक लोगों को जिसने न मारा, और या जिसके कारण इतने अधिक लोगों की मृत्यु न हुई। इसमें मैं एक आंकड़ा देता हूं, उसी से संभवतः दुनिया चौंकेगी। वो यह है कि आप ये देखिए कि माओ ने जितने युद्ध करवाए या किए, जितने कहिए कि हिंसा फैलाई या की, उसको 1 मिनट के लिए परे हटा दीजिए, तो केवल शांति काल में आंकड़े ये बताते हैं कि माओ के शासन काल में 7 करोड़ लोग मर गए, 7 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई चीन में। यह इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है कि 7 करोड़ में, तो उस युग में, जिस युग की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आज से बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, लगभग 50 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ, तो उस समय तो पता नहीं 25-50 छोटे छोटे देशों को मिला के 7 करोड़ आबादी बनेगी, 7 करोड़ जनसंख्या बनेगी। इतने लोगों की जो मृत्यु हुई है वो केवल और केवल माओ के कारण हुई है। तो माओ मेरे लिए, मेरी रुचि इसमें थी कि माओ किस प्रकार का व्यक्ति रहा होगा, वह ऐसा आखिर क्यों करता होगा, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो मेरा अनुसंधान जो है, मेरा शोध है, वो इसी पर चला, और मैंने अनेक विद्वानों को पढ़ा। वो जो मैं आपको यहाँ पुस्तक दिखा रहा हूँ, ये है हिस्ट्री चाइना, ये आपको जॉन की पुस्तक है, और ये जो है ये चीनी महिला है जुंग चांग और जॉन हैलिडे। तो ये जो है चीन से भाग के निकल गई और इंग्लैंड में रहती हैं, और इंग्लैंड में उन्होंने विवाह किया है। तो पति पत्नी दोनों ने मिल करके सैकड़ों हजारों लोगों का इंटरव्यू किया है, उनसे बातचीत की है, और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य निकाले हैं, और उसके बाद में पुस्तक लिखी है। जो मैंने ये जुंग वाली पुस्तक दिखाई है, लगभग 1000 पन्ने की है। दूसरी पुस्तक जो है वो लगभग 600 पन्ने की है। तो मुझे पढ़ने में भी बहुत समय लगा, लेकिन जो तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जो विचार रखूंगा, वो सही में हमारे ज्ञान चक्षु खोलने वाले विचार होंगे,
और मुझे लगता है कि सब लोग दंग रहेंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे। तो ये कथा ऐसी है कि जो मैंने जैसे वो मैप दिखाया था इसमें, एक बार मैं और उसको दिखाता हूं, तो माओ का जन्म कहाँ हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूं, तो अच्छा लगेगा इसमें समझने में। ये जो प्रांत है इसका नाम है हुनान। हु का मतलब जैसे मतलब मैंने बताया झील मतलब होता है, और नान का मतलब है दक्षिण। तो दक्षिणी झील इस प्रांत का नाम है। इसी प्रांत में शाओ शान एक जगह है, गांव है, जो कि घाटी है। इसी घाटी में माओ का जन्म हुआ था। तो आप यदि मैप को ध्यान से देखें तो जो मैंने कहा कि जो मेन जो चीन होता था कभी प्राचीन काल में, जो क्रेडल है वो क्रेडल से ये बाहर है ना, क्रेडल यहीं पे खत्म हो जाता है, ये क्रेडल से बाहर है। इसका मतलब है कि कालांतर में ही फूनान जो है चीन के हिस्से में आया होगा। तो यहाँ पर 1893 में माओ का जन्म होता है एक ऐसे परिवार में जो, जहां पर इसके जो पिता हैं वो, उनका नाम है यी चांग। यी चांग उनके पिता का नाम है। और उनके पिता के ऊपर जैसे परिवार के ऊपर बहुत सारा ऋण होता है, कर्ज होता है, वैसे उनके परिवार के ऊपर भी कर्ज था। तो कर्ज को खत्म करने के लिए, अदा करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तो वो गांव छोड़ करके उस समय सेना में भर्ती हो गए। अब जैसा आप जानते हैं सेना में खतरे बहुत होते हैं, लेकिन ये बेचारे बच के आ गए और वहां से कुछ धन कमा कर लाए। थोड़े पढ़े लिखे भी थे तो इनको हिसाब किताब आता था। और चूंकि बाहर की दुनिया देख कर आए थे, इसलिए घर में लौटते ही इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार ऐसा जो वहीं गांव में जैसे चावल उगाया जाता था, धान उगाया जाता था, तो बहुत ही उच्च कोटि का चावल ये स्वयं बनवाते थे और उसको शहर में बेचते थे। बड़ी संख्या में सुअर पालते थे और बांस की खेती करते थे। इस तरह से खेती करते और व्यापार करते इन्होंने काफी पैसा बनाया, बहुत सारी जमीन भी खरीद ली, और धीरे धीरे करके अपने गांव के, जो गांव मैंने बताया आपको, उस गांव का नाम जो शाओशान बताया मैंने, वो शाओशान गांव के बहुत बड़े, कह लीजिए कि सबसे धनी मनी व्यक्ति के रूप में जाने गए, मान लिए गए। तो इनका एक, इनकी कहानी ये है कि इनका विवाह जब ये मुश्किल से 12 साल के रहे होंगे तभी इनकी सगाई तय होगी। और जब सगाई तय हुई तो इनके गांव से मुश्किल से 10-20 किलोमीटर दूर पर दूसरा गांव है, उस गांव के परिवार में किसी कन्या से सगाई तय हुई इनकी। तो इनसे लगभग 3 वर्ष बड़ी थी वो लड़की जिससे सगाई हुई। और सगाई को लेकर के यहाँ हमारे जानने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की परंपरा के हिसाब से कि वहां लड़कियों के नाम नहीं होते, लड़की का कोई नाम ही नहीं रखा जाता। ये मुझे भी बड़ा अजीबोगरीब बात लगी कि भाई नाम क्यों नहीं रखा जाता। तो माओ की जो माँ है उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने माँ पिता की 7वीं संतान थी, तो उनका नाम ही था 7वीं, और कोई नाम नहीं था। ये घर परिवार खानदान का जो शब्द होता है वो वे ही था, वो तो वो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन वैसे उनका कोई नाम नहीं था, तो 7वीं उनको कहा जाता था। तो और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है उनके साथ की वो ये है कि चीन में लड़कियों के सौंदर्य का जो एक मापदंड था वो यह था कि पांव जो है बहुत छोटा होना चाहिए। कहते थे 3 इंच ब्यूटी, ब्यूटी उसको बोला जाता था। तो पैर जो बच्ची पैदा होती थी उसी समय से उसके पैर को बांधा जाता, और इतना जोर से बांधा जाता था कि धीरे धीरे करके पहले हड्डी टेढ़ी होती थी, फिर हड्डी टूट जाती थी, तब जाके पांव छोटे होते थे। ये बहुत कष्टकारी परंपरा थी वहां पर, लेकिन इसको सौंदर्य का एक ऐसा मापदंड मान लिया गया था कि ठीक ठाक घरों में लड़कियों के पांव टूटे ही होते थे और बहुत ही कष्ट में लड़कियां होती थी, उनको चलने में कष्ट होता था, मगर ये था कि नहीं, पांव छोटे होने चाहिए। तो माओ की माँ के साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए कि लड़की की माँ की जो लड़के माओ के पिता से जब सगाई हुई, उसका एक कारण यह माना गया कि माओ का जो जो परिवार जहां जिस गांव में रहता था, उस गांव में उसकी माँ के परिवार के बहुत जो के सगे संबंधी थे, परिवार के सदस्य थे, उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी समाधि बनी थी। तो चीन की सभ्यता और संस्कृति समझने के लिए हमारे लिए आवश्यक है यह जानना कि चीन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूजा है और आज भी है,
जिसको मैं मानता हूं आज भी है, क्योंकि कम्युनिस्ट चाइना में चाहे उसको जितना दबाया गया हो, लेकिन आज भी वो जारी है। उसका कहिए कि व्यापकता थोड़ी कम हो गई होगी, उसके इंटेंसिटी में कमी आई होगी, लेकिन है वो यह है कि समाधि के पास अपने जो पूर्वज हैं उनकी समाधि है, उस समाधि के पास ही बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं। और समय समय पर जो समाधि होती है वहां पे झाड़ू बुहारू करना, उसको सफाई करना, जैसे हमारे यहाँ लिपाई होती है, जगह को, स्थान को शुद्ध किया जाता है। ये अनुष्ठान की बहुत ही जबरदस्त परंपरा है। और इसलिए चूंकि इनका गांव दूर था, तो इनके माता पिता ने ये सोचा कि मेरी बेटी यदि वहां रहेगी तो बड़ी आसानी से इस प्रकार का अनुष्ठान कर पाएगी, और धीरे धीरे करके हमें हमारी परेशानी छूटती चली जाएगी। तो यह एक कारण था। इस कारण से इन दोनों की सगाई हुई, और 5 वर्ष बाद उनके माता पिता का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद 2 बच्चे हुए, जो माओ से पूर्व, जो दोनों स्वर्ग सिधार गए, दोनों जीवित नहीं बचे। तीसरा बेटा जो है माता पिता का, उसका नाम हुआ माओ। और माओ से तुंग का मतलब होता है, माओ का स्थित से जो है, से जिसको कहते हैं वो शॉर्ट में से भी बोलते हैं वहां। से का मतलब होता है चमकना, और जैसे मैंने तुम कहा उसका मतलब होता है पूरब। तो जो पूरब में चमक चमक जाए, यानी कुल मिला के चमकता हुआ हो, क्योंकि पूरब से सूर्य भी, सूर्योदय का उदय होता है, तो आप उसका अभिप्राय सूर्योदय भी कह सकते हैं। तो ये नाम माता पिता ने रखा बहुत सोच समझ करके कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा करेगा। बाद में माओ के 2 और छोटे छोटे भाई हुए, और वो दोनों जीवित भी रहे और काफी समय तक जीवित रहे। तो इस प्रकार से समझिए कि 5 भाई हुए, 2 मृत्यु, 2 की हो गई, 3 जो है जीवित रहे। तो ये कहानी है उनके जन्म की। जन्म के बाद क्या हुआ कि माओ के जो नाना नानी हैं, उन्होंने माओ को बुला लिया, और लगभग 6-7 वर्ष तक माओ अपने नाना नानी के परिवार में रहे, जहाँ के बारे में यह बताया गया है कि वह जीवन जो है, जैसे शैशव काल में होता है, बाल्यावस्था में होता है, कोई दायित्व तो नहीं होता, बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो ऐसे ही बड़ा अच्छा सा बचपन उनका वहां पे अपनी नाना नानी के यहाँ बीता। तो जब वो 7 वर्ष के हुए, तब उनको यहाँ पे लाया गया अपने घर में, और अपने घर में पढ़ाई शुरू की। अब यहीं से माओ का थोड़ा थोड़ा आपको चरित्र समझ में आने लगेगा। जैसे कि कोई वो आया पढ़ाने वाला, तो उससे पढ़ाई हो नहीं पाई, तो वो जो शिक्षक है उसको भागना पड़ा। फिर दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे हुआ। इस बीच में यह पाया गया कि माओ, जो बालक माओ है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। और अभी जो आप बात कर रहे थे कन्फ्यूशियस, तो कन्फ्यूशियस को भी जो चीनी भाषा का जो उच्चारण है, उस उच्चारण के हिसाब से कॉन्फ्यूजी बोलते हैं उसको, कॉन्फ्यूजी। तो जो भी कॉन्फ्यूजी है, उसका इतना प्रभाव चीन पर था माओ के शासन के पूर्व या कम्युनिस्ट चाइना से पहले, कि सारी पढ़ाई लिखाई का जो केंद्र था, आप समझिए कॉन्फ्यूजी ही था। कॉन्फ्यूजी ने क्या कहा है, कॉन्फ्यूजी का क्या साहित्य है, या कॉन्फ्यूजी के साहित्य पे कैसी टीकाएं लिखी गई हैं, कैसी टिप्पणी की गई है, यही मुख्य रूप से किसी भी पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा यही होता है। तो उसको माओ को पढ़ने को दिया गया। माओ ने उसको बड़ी रुचि से पढ़ा, और उसमें बाल्यावस्था में आप बहुत कुछ समझते तो नहीं है, तो रटा जाता। तो माओ रटने में भी प्रवीण बालक था, और लिखने में भी। और धीरे धीरे करके माओ की रुचि चीनी भाषा और इतिहास, इन दोनों में गहरी रुचि पनप गई। और इतनी रुचि हुई कि कालांतर में अपने जीवन काल में माओ ने बहुत अध्ययन किया चीनी इतिहास का, चीनी साहित्य का, और चीनी भाषा पर भी बहुत अधिकार माओ ने अर्जित कर लिया। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इससे माओ को बहुत लाभ मिला, क्योंकि अपने समकक्ष जो लोग थे, जो इतना लिखने में प्रवीण नहीं थे, लेकिन माओ ने लिखने में अपनी प्रवीणता हासिल की, और ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य था। और चीन में एक और परंपरा थी कि चाहे छोटा सा बच्चा हो, लेकिन उसको गद्य और पद्य दोनों लिखने को कहा जाता था। जब तक बच्चा पद्य नहीं लिखे, यानी कविता नहीं लिखे, अपने से कविता नहीं लिखे, तब तक उसको यही नहीं माना जाता था कि अच्छा छात्र है। ये अपने आप में अच्छी परंपरा रही होगी। माओ ने इसमें भी प्रवीणता दिखाई, और पद्य हो, गद्य हो, सब कुछ लिखने में
माओ ने बहुत गहरी रुचि दिखाई। लेकिन माओ का जो स्वभाव था वो यह था कि वो बहुत ही जिद्दी बच्चा था, जिसको कहते हैं हेड स्ट्रॉन्ग कह लीजिए। और दूसरा है कि वो तुरंत बोर होने वाला और भागने वाला बच्चा, बहुत ज्यादा टिकने वाला बच्चा नहीं। तो इस तरह से जो घर में ट्यूटर आने लगा तो उसको भी छोड़ दिया। बाद में स्कूल में जाने की बात हुई तो उसमें भी एक को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, चौथे को छोड़ा। इस तरह से कई विद्यालय बड़े ही छोटी अवस्था में ही माओ ने विद्यालय छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ कि जब कुछ आयु हुई, लगभग लगभग समझिए 12-13 साल की, तो उस समय जो ये मैंने आपको हुनान जो दिखाया है प्रांत, इसका माओ का, इस प्रांत में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के आखिर से आपके जो पश्चिमी देश हैं उनके मिशनरी आने लगे, उन देश के लोग भी आने लगे। और यहाँ पर एक फ्री पोर्ट बना हुनान के पास, और उस पोर्ट से हुनान जुड़ा। वैसे तो ये लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन एक नदी के सहारे पोर्ट से जुड़ गया। और अचानक यहाँ पर बहुत विदेशी आने लगे। और उस हुनान शहर में कहा, हुनान प्रांत में कहा जाता है कि 100 से अधिक, आप समझ लीजिए कि मॉडर्न स्कूल कहिए या मिशनरी स्कूल कहिए, वो खुल गए। और इतनी बड़ी संख्या में स्कूल खुल गए और माओ को ये जानकारी हो गई, तो माओ ने कहा कि नहीं, हम उसी स्कूल में पढ़ेंगे। जबकि उस स्कूल में फीस अच्छी खासी ली जाती थी, अकोमोडेशन की जो व्यवस्था थी उसके लिए पैसे अच्छे लगते थे। लेकिन माओ के पिता के पास धन था और माओ वहां पे पढ़ाई करने लगा। वहां पर ही पहली बार माओ को पता हुआ कि ये जो साइंस के विषय हैं, या यूरोप की हिस्ट्री है, या अमेरिका के बारे में है। अमेरिका यूरोप जो शब्द हैं वो भी माओ को पहली बार दिखाई दिए कि ये शब्द क्या है, स्थान क्या है। और नेपोलियन से लेकर पीटर, रूसो, इन सब की जीवनियों को पढ़ने का अवसर मिला माओ को वहां पर। और धीरे धीरे करके माओ का जो विचार है वो पश्चिम के जो विद्वान हैं उनके जो विचार हैं उसके आधार पर बनना शुरू। माओ की जो माता जी थी वो बौद्ध थी, और वो जाती थी महात्मा बुद्ध की पूजा करने। तो उसमें बताया है विद्वानों ने कि जो बालक माओ है वो भी जाया करता था, और माँ बड़ी तल्लीनता से पूजा करती थी, बड़ी आस्था से। लेकिन माओ ने उसी अवस्था में थोड़ा ही बड़ा होने पर अपने मित्रों से कहा कि भाई ये जो है, हम, मेरी माँ करती हैं ऐसा, इसलिए माँ के साथ मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरी कोई आस्था इन चीजों में नहीं है, और मैं ऐसा कोई पूजा पाठ करना नहीं चाहता। तो वहां से आप समझिए बचपन से ही थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह का स्वभाव था माओ का। धीरे धीरे क्या हुआ, कालांतर में उस विद्यालय में भी बहुत लंबी पढ़ाई माओ ने नहीं की। कुछ दिन के बाद विद्यालय को भी छोड़ दिया। उसके बाद में माओ धीरे धीरे करते करते एक और विद्यालय में पहुंचा हो। वहां से भी कुछ महीने रहने के बाद वही पढ़ाई छोड़ दी। कालांतर में एक जो स्कूल कहिए या कॉलेज कहिए, वो था टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। माओ ने सोचा कि मैं टीचर बन जाता हूँ, क्योंकि इस बीच में माओ के पिताजी ने कहा कि मैं तुमको कब तक पैसा देता रहूंगा, और तुम खुद पैसा कमाओ, नहीं तो घर आओ काम करो। तो माओ को लगा कि काम करने से बेहतर है कि इस टीचर ट्रेनिंग स्कूल में चले जाते हैं। वहां पर भोजन मिलता था, कोई फीस नहीं लगती थी। और वहां का जो माहौल था वो बड़ा ही खुला माहौल था। सारे शिक्षक बनने के लिए लोग आते थे, तो अनेक विषय पढ़ते थे, विषयों पर कोई रोक नहीं थी। माओ ने भी खुलकर पढ़ना शुरू कर दिया। और माओ की जो आदत थी, बहुत बड़ा पढ़ाकू था, और वह व्यक्ति जीवन भर पढ़ता रहा। यह भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इतना पढ़ने वाला व्यक्ति कैसे इतना क्रूर बन गया। और हमारे यहाँ देश में आदित्य जी आप जानते हैं कि एक श्लोक है संस्कृत का कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश्च साधु विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय यानी कि जिसके पास विद्या हो, बुद्धि हो, बल हो, पैसा हो, तो वो दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों को लाभ प्रदान करता है, दूसरे उससे लाभान्वित होते हैं। लेकिन जो खल प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसके लिए विद्या विवाद का विषय होता है। विद्या से विवाद ही पैदा करेगा। शरीर में बल होगा, दूसरे को कष्ट पहुंचाएगा, और पैसा अगर होगा तो अहंकार से जो है एकदम से कहिए कि परेशान कर देगा दुनिया को। तो माओ उस तरह का चरित्र था
जिसमें जितना ज्ञान आया उस ज्ञान का समझिए विवाद के लिए या विनाश के लिए ही प्रयोग किया। तो वहां पर स्थिति ऐसी बनती है कि उस कॉलेज में जो छात्र हैं उनके साथ जो 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 शिक्षक हैं, कह लीजिए शिक्षक क्या की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनसे बातचीत में जो है माओ का असली चेहरा खुलता है और असली जो है रूप निखर कर आता है कि माओ क्या करना चाहता है। यहाँ पर के बारे में मैं कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा कि उस समय इतनी स्वतंत्रता, चीन के इतिहास में कहा जाता है कि ये जो समय था जब मांचू मांचू वंश समाप्त हो रहा था, रिपब्लिकन आ रहे थे, तो यह जो समय था वो सर्वाधिक स्वतंत्रता का की दृष्टि से समझिए बहुत ही बढ़िया समय था। कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन विडंबना देखिए कि इस स्वतंत्रता का माओ तो दुरुपयोग कर रहा था या उपयोग कर रहा था, लेकिन बाद में जब माओ के हाथ में शक्ति आती है तो माओ स्वयं सबकी स्वतंत्रता का गला घोंट देता है। किसी के साथ कोई भी समझिए कि थोड़ी सी भी स्वतंत्रता किसी को नहीं देता है, चाहे वो घर परिवार का व्यक्ति हो या सगा संबंधी हो या आम जनता हो या कोई सरकारी आदमी हो, किसी के साथ किसी भी तरह का कहिए कि उदारता ये अपने स्वभाव चरित्र में नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर कुछ जो विषय हैं, जैसे एक विषय ये आया कि क्या देश होने चाहिए, क्या बिना देश के दुनिया नहीं चल सकती, क्या परिवार होना आवश्यक है, क्या विवाह करना आवश्यक है, निजी संपत्ति क्या होनी चाहिए। तो इस तरह की के जो विषय थे, इन विषयों पर माओ चिंतन करता है अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, लिखता भी है। और इसी समय जब रिपब्लिकन जो है जो हमला कर रहे हैं, वहां आंदोलन चल रहा है मांचू वंश को समाप्त करने के लिए, तो जो माओ ने लेख भी लिखा अपने कॉलेज के जो बोलते ना पोस्टर कहिए बनाना या लेख लिखना, तो वहां के दीवार पर लेख भी चिपकाया अपने विचारों से। इसके बाद में और भी अजीबोगरीब बात यह होती है जब देखिए कि माओ का विचार जो है वो प्रवाह कैसे बनता है और धीरे धीरे वो जो रूप है जिसको हम कहिए अधिनायकवाद, डिक्टेटर का, जो कोई किसी किसी के लिए कुछ सुनता नहीं है, वह रूप बनना शुरू हुआ। तो उसी समय की बात है कि माओ को एक पुस्तक हाथ लगी, उसका नाम है अ सिस्टम्स ऑफ एथिक्स। सिस्टम ऑफ एथिक्स जो है ये एक जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक पॉल्सन की किताब थी। तो इसको माओ ने पढ़ा और माओ को बड़ा अच्छा लगा और माओ ने इस पुस्तक को अपनी कमेंट्री लिखी। अब देखिए पुस्तक एथिक्स पर है। माओ क्या लिखता है कि माओ कहता था कि मेरी दृष्टि में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं। यदि कोई चीज है तो वो मैं हूं, मैं स्वयं मैं ही हूं, मेरे से ऊपर कोई चीज नहीं है। तो आप देखिए कि स्वार्थ का कैसा इस व्यक्ति ने एक तरह से कहिए कि सामने अपना विचार लिखा। और वो कहता है कि मेरे जैसे लोग अपने हृदय को पूरी तरह संतुष्ट करना चाहते हैं। मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहता कि दूसरे क्या है नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आगे यहां तक कहता है कि दुनिया में जो लोग हैं और जितनी वस्तुएं हैं ये सब मेरे लिए हैं, यानी मेरे सुख के लिए हैं और मैं क्या करना चाह रहा हूं उसमें सहयोग करने के लिए। ये आदित्य जी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे हमारे भारतीय संस्कृति या हमारा जो धर्म है उसके विपरीत एक विचार माओ के मस्तिष्क में आता है कि जो कुछ भी है धरती पर, चाहे वो मनुष्य हैं या कुछ और हैं, वो मेरे सुख के लिए साधन मात्र हैं। उनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है कि वो हैं कि नहीं है या उनके होने से क्या फर्क पड़ता है, ये वाली बात है। आगे जो और भी बातें आई हैं वो ये है कि माओ हर प्रकार के दायित्व और कर्तव्य से स्वयं को मुक्त रखना चाहता। वो किसी भी तरह का दायित्व उसने जीवन में नहीं उठाया माओ ने, और किसी भी तरह के कर्तव्य बोध से अपने आप को जोड़ के नहीं रखा। माओ के पिताजी से माओ का जो झगड़ा हुआ है, जो आपस में नहीं बना है, उसका भी यही कारण था, क्योंकि माओ के पिता के विषय में कहा गया है कि वो बहुत ही अधिक मेहनती व्यक्ति थे। वो सवेरे से शाम तक मेहनत करते थे और अपनी मेहनत करके ही वो संपन्न बन पाए थे। और उन जब भी वो माओ को कुछ कहते थे, माओ कोई काम नहीं करता था, क्योंकि माओ स्वभाव से आलसी, काम करने से 24 घंटे बचने वाला,
एक ही काम में उस व्यक्ति को आनंद आया, वो है पढ़ना। और पढ़ने में कुछ भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, वो पढ़ाई। उसने, माओ ने स्वयं कहा है कि मैं एक उस भैंस की तरह हूं जिसके सामने घास हो और वो घास खाती चली जाए। वो दाएं बाएं भी भैंस नहीं देखेगी कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा, वो जब तक घास है तब तक घास ही चरती रहेगी। पढ़ने को लेकर के मेरा यही स्वभाव था कि किताब सामने हो मैं पढ़ता। तो माओ में आलस्य था, माओ कोई काम नहीं करना चाहता था, और शारीरिक श्रम तो बिल्कुल ही नहीं। शारीरिक श्रम का ही कारण है, बचने का कारण है कि वो पिता के साथ कोई काम ही नहीं करना चाहता, क्योंकि घर में सुअर पाले जाते थे, खेती होती थी, किसी भी चीज में वो हाथ बटाने को तैयार नहीं होता था। बाद में एक ऐसा प्रकरण आया है कि इसके पिता, जब ये छोटा ही था तो पिता इसको मारने के लिए दौड़ते हैं और ये भागता चला जाता है। भागते भागते एक झील के पास से पहुंचता है और जोर से चिल्ला के बोलता है कि अपने पिता को कि आप वहीं रुक जाइए, मैं झील में कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, कूद के मर जाऊंगा। तो क्या करेगा, कोई भी बाप रुक जाएगा। जब बाप रुक गया तो उसके बाद में अपने दोस्तों में सोचिए, बालक जो है क्या कहता है कि बाप के लिए बेटा कितनी बड़ी कमजोरी होता है जी, कि हमारे कहने भर से वो रुक गया और हंस के बता रहा है कि मेरा बाप तो बेचारा बाप है, क्योंकि वो तो मुझे मरने से रोकना चाहता था इसलिए ठिठक के रह गया। बाद में उसने आगे ये भी कहा, जब उसके पिता से ज्यादा अनबन होने लगी और 1960 के दशक में जब पूरे चीन में, जिसको मैं कहूंगा संस्कृति विरोधी क्रांति चल रही थी, जिसको कल्चरल रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिसमें संस्कृति संबंधी किसी भी व्यक्ति को या किसी वस्तु को, किसी प्रतीक को, चिन्ह को, उसको मिटा देना, जला देना, काट देना, समाप्त कर देना, यही उसका उद्देश्य था। और वो दशक तक चला है, एक दो साल नहीं, कई वर्षों तक चला। उस समय की बात है, उसमें जो दंड देने का प्रावधान था, उसमें दोनों हाथ को पीछे कर दिया जाता था और उसको कहा था जेट प्लेन। बहुत ही कष्टकारी दंड होता था। माओ को देखिए, माओ अपने बाप के लिए कहता है उस समय जाके कि ये जो ब्रुटलिटी है, ये जो निर्दयता है, ये जो यंत्रणा है, कि यदि मेरा पिता जीवित होता तो मैं आज अपने पिता को इसी तरह से यंत्रणा देता। तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का विचार कैसा रहा होगा, ये व्यक्ति कैसे इसके विचार बने हैं और क्यों इसने इतना अन्याय किया धरती पर। तो आगे और सुनिए इसके विचार। ये आगे लिखता है माओ स्वयं कि मुझे न तो अतीत का पता है न भविष्य का। अब देखिए, वह वर्तमान में जी रहा है और उसको अपने वर्तमान से ही मतलब है, उसको अतीत से मतलब नहीं। अतीत से यहाँ तात्पर्य है कि किसी भी तरह का वो बोझ नहीं ढोना चाहता, किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, या सुनना नहीं चाहता कि अतीत में किसी ने ऐसा काम किया है उससे अच्छा करो या उससे और भी बेहतर करने का प्रयास करो। और न ही भविष्य की। भविष्य का क्या है, आपको जिम्मेदारी है कि आपके बाल बच्चे हैं, आपकी पीढ़ी है, या आप बहुत बड़े राजनेता हैं तो आपको पूरे देश के भविष्य के विषय में सोचना है। लेकिन वह कहता है कि मैं भविष्य के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहता, मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं है, भविष्य में या आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता। और यहां तक कहता है कि यदि मैं मर ही गया तो मरने के बाद के नाम की भी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मरने के बाद जो मेरा नाम होगा वो मुझे कोई सुख नहीं देगा। आप समझिए कि यह व्यक्ति कैसा स्वार्थी है, खुद का शरीर है, खुद की एक कहिए कि अंतरात्मा है, उसी को सुख पहुंचाने के लिए सारी वस्तुएं हैं। और इसमें पराकाष्ठा तो यह है कि लंबी उसमें काफी बहस चली है, अंतर्द्वंद चला है कि अंतरात्मा क्या कहती है, यानी कॉन्शियंस आपका क्या कहता है, और दूसरी तरह जो इम्पल्स है यानी लालसा है, आवेग है, वो क्या कहता है। अब व्याख्या सुनिए माओ की। माओ कहता है कि असल में जो लालसा है उसको जो अंतरात्मा है वो कहीं कहीं मर्यादित करती है या कहीं कहीं सीमा बांधती है, मतलब कंस्ट्रेन करती है, उसको कहीं कहीं पे रोक लगाती है। लेकिन माओ की परिभाषा देखिए कि अंतरात्मा आपकी लालसा के साथ विरोधी स्वभाव की नहीं है, विरोध नहीं करती अंतरात्मा। देखिए कैसा कैसा कैसी व्याख्या। और आगे बढ़ते बढ़ते उसको लगा कि शायद नहीं, अंतरात्मा कुछ रोकती है या कुछ विवेक विवेक को जगाती है, तो बाद में कहता है कि मैं अंतरात्मा को मानता ही नहीं, अंतरात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, और उसने अंतरात्मा को भी जो है निरस्त कर दिया। आगे की स्थिति यह है कि इस प्रकार आप कुल मिला के इसका जो निचोड़ है वो यह है, सार है कि पूर्ण रूपेण स्वार्थी,
पूर्ण रूपेण स्वार्थ, मतलब केवल और केवल स्वार्थ, लेकिन उसके साथ दायित्वहीनता, यानी इरेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इरेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है माओ के विचार के केंद्र बिंदु है। कि पूरी तरह स्वार्थ, यानी हमें कितना कितना बड़ा मैं स्वार्थी हूं, यानी अपने स्वार्थ के लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन हमारे ऊपर कोई दायित्व नहीं हो, कोई बोझ नहीं हो, कोई काम नहीं हो, किसी तरह कोई मजबूरी नहीं हो। ये जो है केंद्रीय, कह लीजिए केंद्र के बिंदु हैं। और आगे ये भी कहता है कि दुनिया के हीरो वो हैं, हीरो ऐसे होते हैं जो किसी भी सीमा तक, किसी भी तरह की सीमा हो, मर्यादा हो, उसको अपनी शक्ति से उस सीमा को फेंक देते हैं, उस मर्यादा को उठाकर फेंक देते हैं। और हीरो अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से ऐसा तूफान खड़ा करता है, ऐसा तूफान खड़ा करता है कि ये सारी मर्यादाएं, सीमाएं ध्वस्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और उसमें बहुत सारी बातें उसने सेक्स की भी की है कि सेक्स का पावर कैसा होना चाहिए हीरो के पास, और जैसा पावर सेक्स का होना चाहिए वैसी ही शक्ति हीरो में होती है, और वो इन सीमाओं को लांघ जाता है, सीमाओं को दूर कर देता है। आगे जो जो तत्व दो निकल के आते हैं वो ये हैं कि जो माओ का जो चरित्र है उसके दो केंद्रीय तत्व हैं। केंद्रीय तत्व हैं, एक का नाम है उथल पुथल और दूसरे का नाम है विध्वंस। माओ का मानना था कि ये दुनिया जो है इसमें स्थायी शांति संभव ही नहीं है, और इसलिए यहां पर क्या है कि यदि है भी शांति तो माओ का कहना है कि उथल पुथल होती रहनी चाहिए और विध्वंस का काम होता रहना चाहिए। जब तक उथल पुथल नहीं होगी, जब तक विध्वंस नहीं होगा, तब तक नया क्या बनेगा, हम क्या प्रगति करेंगे। उसका यह भी कहना है माओ का कि आपको जैसे उथल पुथल नहीं हो और ये विध्वंस नहीं हो तो क्या होगा, शांति होगी। शांति में लोग विवेक से काम लेंगे, विवेक से काम लेंगे तो सोच समझ कर बात होगी, सोच समझ कर बात होगी तो फिर माओ को कौन पूछेगा। माओ का ये था कि लगातार अपनी शासन व्यवस्था में, अपने राज्य में आप एक तरह का उपद्रवी माहौल तैयार करके रखिए, ताकि आपसे सभी डरते रहें, सब डरें, और फिर आप अपना शासन करें उस डर के नाम पर, जिसको हम कहते हैं भयादोहन। और इसीलिए जो आपने आरंभ में कहा, कॉन्फ्यूजी जो है, जो कन्फ्यूशियस, तो कन्फ्यूशियस को तो कई विद्वान हैं भारत के जो ये मानते हैं कि भारतीय धर्म में जो बहुत कुछ अच्छाइयां हैं या जो बड़ी अच्छी चीजें हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें कॉन्फ्यूजी ने ली हैं। कॉन्फ्यूजी को जो जो मुख्य विचार हैं वो उनके अपने नहीं बल्कि भारत से गए। जैसे सदाचारी होना, सबको सबको सम्मान देना, राजा का सम्मान करना, इस तरह की जो बातें हैं, या परिवार को महत्व देना, ये सारी बातें हमारे देश की हैं। लेकिन जो कुछ भी है उसमें नैतिकता है, कोई संदेह नहीं। और वो एक भारत में जैसे कोई धर्मात्मा होता है, उस तरह का जो आचरण करने वाले जो है वो कॉन्फ्यूजी हैं। तो लेकिन कॉन्फ्यूजी को देखिए कि कॉन्फ्यूजी को माओ अपना, आप समझिए, शत्रु, बहुत बड़ा शत्रु मानता है। आप माओ को देखेंगे तो केवल उसके विरोध में लिखेगा वो आदमी, केवल व्यंग्य करेगा, और वहां पर सब कुछ जो कन्फ्यूजी ने कहा है या कन्फ्यूशियस ने कहा है उसको निरस्त करेगा, उसको कहेगा कि ये बेकार की बातें हैं और मैं तो इन बातों को मानता ही नहीं। और ये सच्ची बात है कि कॉन्फ्यूजी के का समझिए कि आप विपरीतार्थक है, विपरीत में माओ है। माओ और कॉन्फ्यूजी दो अलग अलग ध्रुव की तरह खड़े हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पलट, और कोई समानता की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए माओ ने विध्वंस किया, माओ ने संहार किया, और माओ बेलगाम रहा। और उस पर हम और बहुत सारी बातें हैं जो आगे बताएंगे। अभी के लिए मैं इतना ही कह रहा हूं, आगे कोई जो प्रश्न होगा तो विचार किया जाएगा। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन। और इसका एक सीरीज होगा, लाइक, तो जो दर्शक हैं देखना चाहें तो एक क्वेश्चन आता है माओवादियों के ऊपर। ये तो आपने अभी तो टॉपिक शुरू किया है मेरे हिसाब से। अभी तो हाँ आपने हाँ हाँ, इसका बिल्कुल 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 अभी तो सिर्फ बिल्कुल शुरू बिल्कुल। हुआ है टॉपिक। हाँ हाँ, अभी शुरू हुआ, अभी शुरू हुआ। अब शुरू में इतना मसाला है तो बाद में क्या होगा पता नहीं। तो ये जो माओवादी हैं भारत के, ये हाँ
इनको क्या सिखाया जाता है कि ये माओवादी बनते हैं? क्योंकि इन्होंने शायद मेरे हिसाब से माओ की जीवनी नहीं पढ़ी है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। देखिए, इन्होंने माओ की जीवनी नहीं पढ़ी, इन्होंने स्टालिन को नहीं पढ़ा, इन्होंने लेनिन तक को नहीं पढ़ा है। और क्या है कि माओ के विषय में इनको मैं बहुत दोषी भी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इनको जानकारी नहीं मिल पाती। उसका कारण जो मैंने शुरू में बताया ना, कि भाई जानकारी आपको कौन देगा, कहां से आएगी जानकारी। चीन से निकलना बहुत मुश्किल था। माओ ने जीवन भर ऐसा काम किया आदित्य जी, कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि एक भी सूचना चीन के, कि समझिए कि उसकी सीमा से बाहर नहीं गई। क्योंकि उसके काम करने का तरीका मैं आगे बताऊंगा, वो ऐसा था कि वो, आप तो मतलब मैं और आप क्या, बड़े बड़े लोग जो है उनका दिमाग चकरा जाता था। क्योंकि आपको मालूम होगा, जो दुष्ट होता है, बदमाश होता है, उसका दिमाग बहुत चलता है, क्योंकि वो 24 घंटे वही सोचता रहता है। दूसरे लोग तो अच्छी बात भी सोच लेंगे, या दूसरे घर परिवार की भी चिंता कर लेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि माओ ने अपने भाइयों को मरवाया, अपने घर परिवार के लोगों को मरवाया, अपने बेटे तक को मरवा दिया। और जब मर रहा था स्वयं, तो वो लिख कर गया कि तुम मेरी बीवी के साथ जो इच्छा हो करना, उसको मार देना या उसको जेल भेज देना। ये माओ ने लिखा है। तो आप ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या उम्मीद करेंगे, तो आपको सूचना ही नहीं मिलेगी। और इसमें आपको बताऊं कि अमेरिका तक गच्चा खा गया। आपको पता है, निक्सन की जो इतनी भद्द पिटी है बेचारे की, बुरा हाल हुआ है, उसमें माओ का बहुत बड़ा हाथ था। माओ ने निक्सन को अपने यहाँ बुलाया, और अपने यहाँ बुला के थोड़ा सा ऐसा दिखाया कि हम तो बहुत अच्छे आदमी, और निक्सन मान भी गया। हेनरी किसिंजर हेनरी किसिंजर को तो ऐसा माओ ने पट्टी पढ़ा दी, या चीन ने पट्टी पढ़ाई, कि ये जो विद्वान लोग हैं वो लिखते हैं कि 1997 में, 96 में, बहुत बाद में भी हेनरी किसिंजर जो है उस भाव से बाहर नहीं आया। तो जब हेनरी किसिंजर जैसा पहुंच वाला आदमी, उसका दिमाग चकरा गया, तो हमारे देश में जो बेचारे जंगल में घूम रहे हैं और इधर माओवाद का काम कर रहे हैं, उन बेचारों को मिला नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अब उनको जानकारी है। विशेषकर जो कल्चरल रेवोल्यूशन है, इसकी जानकारी बाहर आने लगी थी। वो करीब 15 20 25 सालों से आई है। और जिसको हम डेंग जियाओपिंग कहते हैं, वो डंग बोलते हैं उसको। तो ये जो डंग जियाओपिंग है, इसने तो चूंकि माओ का सब कुछ पलट दिया, थोड़ी स्वतंत्रता भी लोगों में दी, तो उसके बाद से बाहर आने लगी। तो ये जो चीजें हैं आदित्य जी, वो 1976 में माओ की मृत्यु होती है। तो आप समझिए 70 78 से थोड़ी बहुत जानकारी विश्व में चीन के विषय में होने लगती है। अन्यथा लोगों को जानकारी नहीं थी, बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते थे, और हम और आप तो क्या है, और वो माओवादी बेचारे क्या है। इसलिए वो एक तो मूल बात है कि उनको एक ज्ञानहीनता है। दूसरा है कि हमारे देश में या किसी भी देश में आप जानते हैं, कुछ देश विरोधी तत्व होते हैं। वो तत्व कुछ न कुछ मसाला ढूंढते रहते हैं। उसमें मसाले में दम है या नहीं है, लेकिन वो उस पर झंडा गाड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल जानकारी नहीं होगी, लेकिन उनका स्वभाव बन गया कि नहीं, भारत का विरोध करना है, तो देश का विरोध करना है, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उसका विरोध करना है। तो स्वभाव बनता है, इसलिए ऐसा करते हैं। चाइना में सबसे ज्यादा कन्वर्जन एक्टिविटीज चल रही है भारत के बाद। भारत में तो बहुत अटैक होते हैं, लेकिन भारत में जो हिंदू कल्चर है, उन्होंने, हमारे हिंदुत्ववादी लोगों ने बचा के रखा है थोड़ा सा, क्योंकि वी आर स्टिल ट्रेडिशनल इन ए वेरी डेमोक्रेटिक वे। हम लोग पब्लिकली बात करते हैं, और पब्लिकली लॉजिक के थ्रू, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू हम लोग डिफेंड करते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक तरीके से लोगों को इमोशनलेस स्टेट में डाला हुआ है, इमोशनलेस स्टेट। तो वहां पे कन्वर्जन बहुत आसान है। और हम्म। चर्च हर हर जगह खुल चुके हैं। इवन दो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चर्च हैं, सारे के सारे चर्च जो वेटिकन के चर्चेज होते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं। और वेटिकन किसी को भी अगर अपॉइंट करता है, वो चर्च कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू करता है। तो दैट पर्सन हैज टू बी कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर। लेकिन फिर भी ईसाइयत का बहुत ज्यादा तरीके से वहां पे बढ़ रही है, एक तरीके से देखा जाए चाइना में। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे जो माओवाद है, वो कम होगा या बढ़ेगा, या एकदम गायब हो जाएगा वहां से ही, चाइना से सिर्फ भारत में रह जाएगा? क्योंकि भारत में सारी फिलॉसफी रह जाती है। देवबंद भी, इस्लाम भी भारत से ही चलता है, देवबंद से चलता है। नहीं, और हाँ मैं बोलिए। कुछ इसमें बहुत ही सैद्धांतिक बातें कहूंगा, तो आप तो विद्वान हैं, आप इसको, इसके मर्म को समझेंगे। देखिए क्या है, इस्लाम
ईसाइयत और माओवाद या कम्युनिज्म, ये तीनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। क्योंकि ईसाइयत में भी कहा गया है कि जो मैंने कहा वो सही है, मतलब धरती चिपटी है, आप जानते हैं धरती चिपटी नहीं है, लेकिन उसने कह दिया वो बदल नहीं सकता, वो कह दिया आप मानिए। आप जीसस क्या है नहीं है आपको उससे कोई मतलब नहीं, आप मानिए, वो आप लाख चुनौती दीजिए। तो वहां जो एक कहावत है ना कि एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। जब मैं माओ को पढ़ता हूँ आदित्य जी, मैं पूरी निष्ठा से आपको बता रहा हूँ कि ये जो बहुत सारी पुस्तकें हैं यूरोप पर, जिसमें वो है कि डार्क एज ऑफ यूरोप, जिसमें लगभग 1000 वर्षों तक कॉन्स्टेंटाइन के बाद से जिस तरह से उत्पीड़न किया गया है वहां के सनातनी भाई बंधुओं का, मंदिर तोड़े गए हैं, पुस्तकालय जलाए गए हैं, उनके लोगों की हत्या की गई है, और पब्लिक डिनंसिएशन करना, पब्लिकली निंदा करना, सार्वजनिक निंदा करना। मैं आपको बता रहा हूं आदित्य जी, डिट्टो वही काम माओ ने किया है। मैं कई बार अंदर से समझ नहीं पाता कि ये माओ ने कहां से सीखा हो, और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि उसमें आपको जो ये ईसाई हैं उन्होंने बड़ी मदद की होगी माओ की। क्योंकि जिस तरह की नृशंस हत्या, जिस तरह का काम 1000 वर्ष तक यूरोप में ईसाइयों ने किया, वही काम माओ अपने जीवन भर करता रहा। और इसी तरह की बात आप देखते हैं इस्लाम में भी, एकदम नृशंस है, उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने कहा इमोशनलेस होना, तो इस्लाम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या, दोनों इमोशनलेस है। उसमें तो मैं आप बताऊं, चर्च में कोई हंस देता था तो उसको उसकी पिटाई हो जाती थी कि क्या तुमको हंसने के लिए हमारे गॉड ने धरती भेजा होगा, तुम्हारा काम है रोना। तो गीत नहीं है, गाने नहीं है, उत्सव नहीं है, कोई उत्सव नहीं है। क्रिश्चियनिटी का जो ये जीसस का जो एक्समस है आदित्य जी, आप ये मानिए कि ये हमारा उत्सव है। ये विंटर सोल्स्टिस है जो मुश्किल से 150 साल पहले शुरू हुआ। इसके पहले ईसाइयों में कोई उत्सव नहीं होता था, वो तो नाच गा सकते ही नहीं है। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप जो कह रहे हैं कि क्या होगा माओवाद का, मेरा तो सीधा प्रश्न ये है कि ये ईसाइयों से या उस तरह की जो चीज है उससे शक्ति प्राप्त कर। उसके बाद भी मैं आपको आगे अपनी वार्ताओं में जानकारी भी दूंगा कि चीन में जो बड़े बड़े नेता थे उस समय के, उनका मतांतरण किया गया था, वो ईसाई बनाए गए थे। ये संयोग से भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ कि आप कहें कि नहीं जवाहरलाल नेहरू ईसाई, महात्मा गांधी ईसाई, पटेल ईसाई, नहीं, ये नहीं हुए, शीर्ष के नेता नहीं हुए, चीन में हुए। और चीन में मैं बता रहा हूं आपको, ये 1910 की बात बता रहा हूं, अभी से 100 साल पहले की बात है, 19वीं शताब्दी के अंत से पूरे चीन में यत्र तत्र सर्वत्र हर तरह के चर्च खुल चुके थे, और वहां पर जो है मतांतरण चल रहा था। चूंकि चीन को मैं मानता हूं कि चीन के साथ परेशानी क्या है कि वह जैसे जैसे सनातन से दूर हुआ, वैसे वैसे वो बहुत ही इजी और सॉफ्ट टारगेट बनता चला, और इसी कारण से चर्च ने उसको पकड़ लिया। और आज तो चर्च जो है ना, घड़ियाल के मुंह में जैसे कुछ आ जाता है, वैसे पूरा का पूरा चीन आ गया है। अभी मुझे जानकारी मिली है कि जैसे मान लीजिए अभी वहां का कोई नेता किसी शहर का दौरा करता है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा आदित्य जी कि सबसे पहले सारे चर्च भी बंद किए जाते हैं, चर्च पर ताला लगवाए जाते हैं। क्योंकि इसको इतना डर लगता है कि पता नहीं कब जाके जुलूस निकाल दे, हंगामा कर दे, या सामने खड़ा हो जाए। और चीन के स्वभाव में नहीं है कि वो किस तरह का उपद्रव देख सके। तो ये है, बहुत मुश्किल समय है उनके लिए, चीन के लिए। लेकिन माओवाद का जहां तक मानना है, मैं ये मानता हूं आदित्य जी, ये रहने वाली चीज नहीं। वैसे ही जैसे इस्लाम नहीं रहेगा, वैसे ही जैसे ईसाइयत नहीं रहेगी। हाँ, ये समय लग सकता है, कोई 25 साल रहेगा, 50 साल रहेगा, 100 साल रहेगा, लेकिन ये तीनों धरती पर रहने लायक चीज ही नहीं है। ये मनुष्य के लिए बने ही नहीं है। जो चीज मनुष्य के लिए नहीं है वो क्यों रहेंगे, वो चीजें नहीं रहेंगी धरती। एक मैं चाइना बहुत जा चुका हूँ, बहुत बार जा चुका हूँ। ऐसा मुझे लगता था कि शंघाई मेरा दूसरा घर है कभी कभी। तो वहां पे मैं जब जाता था तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ वीडियोस पे, हर जगह कमल के फूल, मतलब कमल का फूल विष्णु का प्रतीक है। मतलब हम्म, कि विष्णु के हाथ में रहता है। हम्म, तो मैं भारत में इतना नहीं रहा हूँ, तो फिर मुझे कमल के फूल से सिर्फ विष्णु को ही कनेक्ट कर पाता हूँ, बीजेपी को नहीं। हम्म, तो इसे इसलिए तो हर जगह मुझे विष्णु ऐसा लगता था, विष्णु का प्रेजेंस है हर जगह। हम्म,
और जनरल एटीट्यूड उन लोगों का कैसा है कि वो उनका सोच का तरीका हमारे जैसा है, सनातनी टाइप का है। कर्म में हम्म, बहुत विश्वास रहता है, दे आर वेरी स्केर्ड टू डू बैड एक्टिविटीज, है ना। हम्म, लेकिन जब मैं उनका पॉलिटिकल पार्टी देखता हूँ, सीपीसी, वो टोटली अपोजिट है, डिफरेंट है। और उसका रीजन माओवादी मुझे लग रहा है, बिकॉज उनका जो उनका सीपीसी है, उनका ओनली वन गोल है कि देर इज नो फ्री डिस्कशन इन द सोसाइटी। तो नॉर्मल चाइनीज से आप जरा सा भी, थोड़ा सा भी पॉलिटिकल पे बात करेंगे तो वो टॉपिक चेंज कर देगा उसको। एंड ऐसा नहीं कि वो डेलिबरेटली कर रहा है, उसको नॉलेज है, नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको बचपन से ऐसा प्रोग्राम किया है कि ही हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। और इन लोगों को जिसको सिलेक्ट करना होता है पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए, उनको ये एक स्पेसिफिक स्कूल में डालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो जनरली पॉलिटिशियंस के बच्चे ही पॉलिटिशियंस बनते हैं वहां पे, और उनका पूरा ट्रेनिंग होता है, और उसके बाद जाके चेयरमैन बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, उनको हर जगह प्रूव करना पड़ता है, देन दे रीच टू द टॉप। तो जो टॉप में जो व्यक्ति पहुंचा है, उसने हर हर चीज देखी है, मिलिट्री देखी है, सिविलियन देखी है, उसने हर चीज देखी है। सो दे आर बेटर इन्फॉर्म्ड इन द मिलिट्री लीडरशिप वहां पे। और ये जो भी चेयरमैन बनता है उनका, क्या आपको लगता नहीं है कि उसका एक एडवांटेज है उनके हिसाब से अब? नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता कोई एडवांटेज है चीन को। मैंने, देखिए, आपको चीन का इतिहास, देखिए, आप पोस्ट माओ प्री माओ दोनों पढ़िए हम्म। और माओ को भी पढ़िए तो आपको चीन समझ में आएगा। चीन के साथ परेशानी क्या है आदित्य जी, कि चीन इतिहास में कई बार ऐसा माओ जैसा समय आया है जब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपने ही वहां का जो राजा था, उस राजा ने स्वयं, एक राजा नहीं कई राजा, राजा ने स्वयं अपने जो अपने राज में पुस्तकालय थे उनमें आग लगवा दी, पुस्तकालय जलवा दिए, महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़वा दिया। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां जो है ना, चांदी की होती थी, सोने की होती थी, उनको गलवा देता था, उठवा लेता था। ये कहता था कि नहीं, हमारे यहाँ सोना कम हो गया, हमारे यहाँ चांदी कम हो गई है। तो ये जो इस तरह का जो विध्वंस है और अधार्मिक होना है, मैं मानता हूं कि चीन के कुछ स्वभाव में, मैं तो एक प्रश्न करता हूं सारी दुनिया से, वो प्रश्न ये है कि क्या आपका जो, क्या माओ चीन में ही पैदा हो सकता था, या उसको ऐसा समझिए कि चीन में ही क्यों माओ पैदा। तो मेरा प्रश्न यह है कि चीन ने एक माहौल पहले से बनाया हुआ था, जिसके बनने से माओ को थोड़ी सुविधा हुई, दूसरे किसी देश में पॉसिबल नहीं था। देखिए, बहुत बड़ी क्रूरता स्टालिन ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बिल्कुल भी माओ से अच्छा नहीं था। बल्कि तुलसीदास ने कहा, को बड़ छोट कहत अपराध हो, कौन बड़ा है कौन छोटा कहना अपराध है। तो स्टालिन को मैं बिल्कुल कमतर नहीं मानता। लेकिन स्टालिन के बाद बहुत सुधार हुआ वहां, और उसको एक्नॉलेज किया गया, उसको माना गया, पब्लिकली भी माना गया, उसको डिनाउंस किया गया स्टालिन को। और थोड़े दिन के बाद आप देखते हैं कि 1989 में गोर्बाचेव आता है, जो बिल्कुल पलट देता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि चीन में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि चीन का जो समाज है, उस समाज में हमारे जैसे जैसे सनातन धर्म का लोप हुआ है, वो समाज ही कुछ और हो गया है। वहां पर मनुष्यता घट गई है। मैंने कहा ना, अगर आप देखेंगे, आप क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि आज के युग में अभी भी मनुष्य मनुष्य को खाएगा? 1960 के दशक में आदित्य जी, मैं बता रहा हूं कि कल्चरल रेवोल्यूशन में मनुष्य मनुष्य को खा रहे थे, और बड़े बड़े टॉप के लीडर खा रहे थे, और वो बोलते थे कि मैं तो इसका मस्तिष्क खा रहा हूं, इसमें इसका हार्ट खा रहा हूं, व्हाट यू हैव गॉट इज ओनली थाइस। आप सोचिए, ये मनुष्यता की बात है। आप और हम मनुष्य, हम ऐसा सोच सकते हैं क्या? इसीलिए मैंने कहा ना, वो नरभक्षी है, नर पिशाच। ये धर्म विहीन समाज है। आप बताइए, किसी के मंदिर के लिए कोई लड़ जाता है, मर जाता है, उसकी इतनी आस्था है, मूर्ति के लिए कितनी पूजा करता है, और वहां उससे वो बेपरवाह है, जो आपने कहा इमोशनलेस होना, उसको मतलब ही नहीं है। तो चीन की जो सत्ता है, वो अपने लोगों को पैसे से खरीदती है, जिसको कहा जाता है जनरल लिविंग स्टैंडर्ड।
तो लिविंग स्टैंडर्ड आपका लगातार बढ़ना ही चाहिए, इस पर चीन सरकार काम करती है। अब मान लीजिए कोई कारण लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, वो थियनमेन स्क्वायर पे टैंक चलवा देंगे, सैकड़ों हजार लोगों को मार देंगे, लोग डर जाएंगे, फिर वैसा ही जीवन रहेगा। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ये लंबे समय तक चलने वाली चीज नहीं है, इसका जो है अंत होगा आज न कल। लेकिन हाँ, अभी के लिए ये बहुत बड़ी बात कि चीन में ऐसा क्यों क्यों होता है। तो मैं यही मानता हूं कि चीनी समाज इस मामले में बहुत भिन्न समाज है, जो अपने आतताइयों को आप सबको झेलता है। आप सोचिए ना, मैं कंस भी नहीं मान सकता इसको, माओ को, मैं रावण भी नहीं मान सकता। रावण की तो ये गलती थी ना कि सीता जी को उठा के ले आया था। कंस की ये गलती थी कि अपनी जान की रक्षा के लिए अपनी बहन के बच्चों को हत्या करता था। रोज नहीं था कि 150 लोगों को मारता था। लेकिन हमारे देश में वो कहानी बन गया है कि अरे कितना आतताई था। आप माओ के बारे में सोच ही नहीं सकते कि एक दिन में वो कितने लोगों को मरवाता था। आपको मैं बता रहा हूँ आदित्य जी, कुछ कुछ उदाहरण मैं आगे दूंगा। जैसे मान लीजिए एक कोई सेना का कमांडर होता था जिसके पास 20,000 सैनिक है। माओ उसको जानता था कमांडर बहुत हमें आउटस्मार्ट कर सकता है, तो वो उसको ऑर्डर देता कि तुम बाईं तरफ चलो। और बाईं तरफ ऐसी जगह होती थी जहां सामने से आर्टिलरी चलती होती थी और उसको मालूम होता था कि 20 के 20,000 सैनिक मर जाएंगे, और ये काम करवाता था वो। और ये काम ये हर समय करवाता था। 20,000, 10,000, 50,000 लोग उसकी नजर में कुछ थे ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि सामने कोई बड़ा नेता बने ही नहीं, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं हो, उसकी लीडरशिप को कोई चैलेंज नहीं। ये वो जीवन भर करता रहा। कैन यू इमेजिन, आप उसका उसकी कल्पना देखिए कि उसने एक अर्थ कमेटी बनाई हुई थी, पूरे अर्थ पर शासन करने की कमेटी थी उसकी। उसका अल्टीमेट ये था कि पूरी पृथ्वी मेरे पैर के नीचे होगी, पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन होगा। इसका नाम दिया था अर्थ कमेटी। तो आप इससे कैसे कह सकते हैं कि ये क्या क्या समाज है। तो सोचने वाली बात है। हम आगे और बात करेंगे तो और बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, एक भारतीय के रूप में मैं मानता हूं कि हमें अवश्य जानना चाहिए कि चीन क्या है। बिल्कुल जानने की जरूरत है, और ज्यादा ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जो व्यक्ति समाज के विरुद्ध कार्य करे उनके बारे में पता होना जरूरी है। और बिल्कुल बिल्कुल। रावण भी नरभक्षी था, उसके बारे में वाल्मीकि ने लिखा हुआ है कि हाँ वो भी हाँ 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 नरभक्षी था। उससे वो साधु संतों को खाता था सर, उनका उसको मांस हाँ, बड़ा साधु मुलायम नहीं, होता साधु था। संतों का रक्त लेता था, हाँ रक्त लेता था वो। हाँ, रख लेता था क्योंकि उसको लगता था मांस इनका बड़ा मुलायम होता है। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, और हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो तभी दर्शकों से बोलता हूँ कि शेयर करें, और लोगों को बोलें सब्सक्राइब करें और सुने। एक तरीके से प्लेलिस्ट भी है शैलेंद्र सिंह जी का, उसको देखें। और सारे उनके वीडियोस एक ही जगह एकत्रित हैं। नमस्कार और बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम सब लोगों को, आपको, आपके दर्शकों को, सब लोगों को नमस्कार।